आप सभी को नीलम स्पेशल शो 14 में बहुत बहुत आपका हम वेलकम करते हैं। स्टेज पे हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण, पल्लवी जैन, डॉक्टर पुष्पा और श्रीमती कालकर। और यहाँ पर मौजूद सभी कवि एक से एक खास है, जो कि आपको पता चल ही जाएगा जब हमारा शो शुरू होगा। तो हम लोग सब लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप की तरफ से आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। खूब सारी कविताएं हैं, खूब खूबसूरत कविताएं हैं। और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के लिट फेस्ट के बारे में भी दो लाइनें बताना चाहूंगी कि ये 4 और 5 तारीख को सीएमई दापोड़ी पुणे में हो रहा है। और इसके कई ऑनलाइन कॉन्टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं, आप पेज पे भी देख सकते हैं और इंस्टा पेज पे भी देख सकते हैं। बुक कॉन्टेस्ट है, पोएट्री कॉन्टेस्ट है, स्टोरी राइटिंग है, पेंटिंग एग्जीबिशन है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए अब आज की ओर हम बढ़ते हैं, जहां प्रस्तुत होंगी हमारी खूबसूरत कविताएं। तो दिन जब शुरू होता था, आप सबको याद होगा बचपन में मम्मी कौन सी लोरी सुनाया करती थी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। इसी तर्ज पर कुछ पल्लवी हमें सुनाने जा रही हैं। तो मैं पल्लवी से दरखास्त करती हूँ कि वो अपनी पहली कविता हम सबको सुनाए। नमस्कार सभी लोगों को और बहुत बहुत आभार नीलम जी इस पटल के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है उठो लाल अब हुआ सवेरा। बचपन हम सबको प्रिय है, तो ये बचपन का एक किस्सा है मेरे। जब मैं छोटी थी, रोज सुबह पापा मुझे उठाते और गाते, उठो लाल अब हुआ सवेरा, पानी लाया धो लो। उठो लाल अब हुआ सवेरा, पानी लाया मुंह धो लो। मैं आंखें मलती पर उठ ना पाती, तो पापा बातों का सिलसिला जारी करते और पूछते, अच्छा बताओ कल स्कूल में क्या हुआ था। और मैं झटपट बैठकर स्कूल के किस्से सुनाने लग जाती। पापा अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते। रोज का बस यही सिलसिला रहता। उठकर मैं तैयार होती और जब मम्मी दूध भर गिलास लेकर आती, तो मैं आनाकानी करती और कभी-कभी दूध पिए बगैर ही स्कूल चली जाती। और मेरे पापा पीछे-पीछे स्कूल दूध लेकर पहुंच जाते। ऐसे मेरे पापा, चाहे हो क्राफ्ट का काम या हिंदी कविता का अनुवाद, मेरे पापा सदा समय निकाल लेते। कभी आवाज ऊंची ना करते, कभी आवाज ऊंची ना करते, अप्रतिबंधित स्नेह सदैव बरसाते। अप्रतिबंधित स्नेह सदैव बरसाते। शुक्रिया। बहुत बहुत वाह। नीलम जी आप म्यूटेड हैं शायद। ओह सॉरी। तो क्या बात है पल्लवी जी, आप सबने हमको भी अपने बचपन में पहुंचा दिया, जहां हम सबकी मम्मी या पापा हमको ये सब गीत सुना के जो है उठाया करते थे। और हम लोग मुस्कुरा देते थे। पहले तो गुस्सा आता था कि क्यों उठाया जा रहा है भाई। और कितनी विडंबना है ना कि तब हम बहुत सोना चाहते थे और अब नींद नहीं आती। सही बात है। जिंदगी का समय ये, समय का फेर है। हाँ, समय समय का फेर है, जिंदगी का यही सच है। तो देखिए अभी जी तो कुछ दिनों पहले गुरु पूर्णिमा गई थी। माँ पिता के बाद गुरु या गुरु के बाद माँ पिता, पता नहीं, सबके लिए ये अलग अलग परिभाषा है। पर गुरु पूर्णिमा तो मनाते हुए सबको सुना था। पर यहाँ हमारे जो हमारे अगले कवि हैं डॉक्टर प्रवीण, ये सुनाने जा रहे हैं शिष्य पूर्णिमा पर।
अब ये शिष्य पूर्णिमा क्या होती है भाई? बड़ा बड़ा दिल में कौतूहल है कि आप उसके बारे में बताएं, वो कविता आप सुने। तो चलिए प्रवीण जी, आपसे दरखास्त करती हूँ कि आप अगली कविता सुनाएं। नमस्कार नीलम मैम, बहुत बहुत आभार इस मंच से आपके साथ दोबारा मौका देने के लिए। और जैसा मैम ने बताया कि मेरी कविता का शीर्षक शिष्य पूर्णिमा है। मेरी कविता में भाव यही है कि गुरु को शिष्य ही समझ पाता है, और शिष्य की पूर्णिमा जब तक नहीं आती है तब तक मुश्किल होता है गुरु पूर्णिमा को समझ पाना। तो मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि पूर्णिमा मतलब गुरु। पूर्णिमा मतलब गुरु, गुरु मतलब जो पूर्ण हो गया। गुरु की न जाने कितनी महिमा इस देश ने गाई है। गुरु की न जाने कितनी महिमा इस देश ने गाई है। चहुओर आध्यात्म की खुशबू न जाने कितनी फैलाई है। पर कितनी गुरु पूर्णिमाएं हर वर्ष आती हैं। पर न जाने कितनी गुरु पूर्णिमाएं हर वर्ष आती हैं और चली जाती हैं। मगर प्रश्न एक ही है पूछने जैसा, गुरु पूर्णिमा किसके लिए? क्या गुरु के लिए? मगर वो तो पूर्ण हो गया। जो पूर्ण ही हो गया उसके लिए गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व? गुरु नहीं, शिष्य पूर्णिमा जरूरी है। शिष्य को अगर मिल न पाए शिष्यत्व तो गुरु पूर्णिमा अधूरी है। क्या शिष्य बात है, की वाह। प्यास, धन्यवाद। शिष्य की प्यास, शिष्य का संयम, शिष्य का बोध, शिष्य का ज्ञान जब भभक कर प्रज्वलित हो उठते हैं तभी गुरु सार्थक हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मगर इसका दारोमदार गुरु पर नहीं शिष्य पर है। प्यास हो तो दिखाई देता है, वरना भटकता वह दर बदर है। अंतिम पंक्तियां हैं कि गुरु पर नहीं अपने शिष्य होने पर ध्यान देना चाहिए। गुरु पर नहीं अपने शिष्य होने पर ध्यान देना चाहिए, तभी समझ आ सकेगी गुरु पूर्णिमा। वरना गाते रहिए गुरु की महिमा हर वर्ष और कभी ना आ सकेगी शिष्य की पूर्णिमा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज इस मंच पे क्या बेहतरीन कविताएं सुनने को मिल रही हैं, एक से एक अलग विषय पे। परंतु क्या धन्यवाद सच में ये विषय अलग है? ये तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जी। हमारा माता पिता का प्यार, हमारे गुरु जो हमें ढालते हैं, क्या कोई और है जो इसके अलावा ढालता है हमें? हाँ, वो है हमारी किताबें। यस। किताबें भी ज्ञान का सागर होती हैं और हमें रोज कुछ सिखाती हैं। कहते हैं ना, जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर पुष्पा सिंह से कि वो अपनी कविता पेश करें किताब इस विषय पर। जी शुक्रिया, बहुत खूबसूरत संचालन करती हैं। आपके संग उषा, पटल साझा करना ही अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और पटल पर विराजमान आप सभी प्रबुद्धगण को नमस्कार। मैं सुनाती हूँ किताबें। जैसा कि हम लोग लिखते हैं, पढ़ते कम हैं, तो इसमें किताबें कह रही हैं कि कुछ पढ़ो और सबको पढ़ाते रहो। कुछ पढ़ो और सबको पढ़ाते रहो। ज्ञान के दीप नित तुम जलाते चलो। ज्ञान के दीप नित तुम जलाते रहो। बढ़ गई दूरियां पुस्तकों से अधिक। बढ़ गई दूरियां पुस्तकों से अधिक। ज्ञान भंडार है ये बताते रहो। कुछ पढ़ो और सबको पढ़ाते रहो। मोक्ष के द्वार जाकर पढ़ी पुस्तकें। मोक्ष के द्वार जाकर पढ़ी पुस्तकें। रोशनी है किताबें जताते रहो। कुछ पढ़ो और सबको पढ़ाते रहो। बोझ मत तुम बनाओ तनिक सोच लो। बोझ मत तुम बनाओ तनिक सोच लो। बात ये है पते की निभाते रहो। कुछ पढ़ो और सबको पढ़ाते रहो। बंद पन्ने पड़े धूल झाड़ा करो। बंद पन्ने पड़े धूल झाड़ा करो। पीढ़ियों को यही सब सुझाते रहो।
कुछ पढ़ो और सबको पढ़ाते रहो। जिंदगी जो मिली ज्ञान अर्जित करो, जिंदगी जो मिली ज्ञान अर्जित करो, पुष्प से सीख कर तुम सिखाते रहो, कुछ पढ़ो और सबको पढ़ाते रहो। शुक्रिया, छोटी सी कविता थी, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। दोहे लिखना तो कोई डॉक्टर पुष्पा से सीखे। क्या बात है, क्या बात है। और अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं जिस शख्सियत को इनवाइट करने जा रही हूँ वो है श्रीमती शशिकला कालकर। आप इनकी स्फूर्ति तो देखिए। पिछले वर्ष जो हमारा लिट फेस्ट था उसमें उन्होंने क्या खूबसूरत नृत्य पेश किया था। जी हाँ, नृत्य कोई इमेजिन कर सकता है? तो इनके लिए खास तालियां। तो अब ये जो कविता पेश करेंगी कुछ अलग ही होनी चाहिए क्योंकि ये है ही कुछ अलग। तो ये ब्रेड पर कोई कविता प्रस्तुत करने जा रही है। अब ये क्या कविता है, आइए मिसेस कालकर से सुनते हैं। एक सामान्य वस्तु रो क्या कहती है सुनिए। ब्रेड। और इससे किसी को प्यार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रेड और इससे किसी को प्यार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हक जमा लिया किचन में कि बिन इसके पत्ता हिल नहीं सकता। बिन इसके पत्ता हिल नहीं सकता। 12 महीने की किचन की ये महारानी। अजी बच्चे जवान तो छोड़ो, ये बूढ़ों की भी दिल की रानी। जिनके दांत नहीं उन पर तो खुदा की बड़ी मेहरबानी। जिनके दांत नहीं उन पर तो खुदा की बड़ी मेहरबानी। श्रीमती जी या मम्मी की हो गैर हाजिरी, फिकर नॉट। श्रीमती जी या मम्मी जी की हो गैर हाजिरी, फिकर नॉट। 8 दिन के ब्रेड के अलग अलग मेन्यूज की लिस्ट रेडी। चपाती से ज्यादा इससे वैरायटी बनती, एक हो तो गिनाओ, एक हो तो गिनाओ। करते रहो नित नए नए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। कुछ भी मिलाओ, मिलाते जाओ। एक अकेली ये सब पे भारी, एक अकेली ये सब पे भारी। सब क्यों में खड़े अपनी टर्न की लंबी लिस्ट। सब क्यों में खड़े अपनी टर्न की लंबी लिस्ट। सॉस, जैम, हनी, प्याज, टमाटर, आलू, ककड़ी, चीज, मक्खन, स्प्रेडर, अचार, चटनी, रात का चावल, अंडा, डैश डैश डैश। मिलाते जाओ, मिलाते जाओ। बाबा रे छोड़ो छोड़ो, नाम मत लो। देखो ना कैसी लगी टपकने लार। बाबा रे बाबा छोड़ो छोड़ो, नाम मत लो। देखो कैसे लगी टपकने लार। जुबा इससे बहुत ही प्यार करती, जुबा इसे बहुत ही प्यार करती। कितने चटकारे ले लेकर अलग अलग रूपों में इसे कटकती। भले ना अंदर जाकर ये आंतों में चिपकती, भले ना अंदर जाकर ये आंतों में चिपकती। एवर ग्रीन एंड रेडी टू ईट, पेट भर जाए ऐसी। झूठ नहीं बोलूंगी इस प्यार के मौसम में, झूठ नहीं बोलूंगी इस प्यार के महीने में। मैं भी इससे बहुत प्यार करती, मैं भी इससे बहुत प्यार करती। सब गृहिणियों को बड़ा आराम, कई बार रोटियों ठोकने से छुट्टी, कई बार रोटियां ठोकने से छुट्टी। पूरी दुनिया में छोटे से छोटे कोने में ये मिलती। इतनी तारीफ सुनकर ए ब्रेड न कर गरूर ना कर। इतनी तारीफ सुनकर ए ब्रेड ना कर गरूर ना आकड़। ज्यादा चीड़ चपड़ की, ज्यादा चीड़ चपड़ की तो देख उससे बनते सारे प्रकारों का सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव बाजार में आया ही समझ, बाजार में आया ही समझ। वैसे मैगी तो तुझसे भी हर बात में इजी, वैसे मैगी तो तुझसे हर बात में इजी। बस 2 मिनट में रेडी, बस 2 मिनट में रेडी। पर हाँ इससे तेरे जितने प्रकार और टेस्ट की वैरायटी नहीं। पर हाँ इससे तेरे जितने प्रकार और वैरायटी की टेस्ट नहीं। तभी तो तू सबके दिल में बसती, सबको ये भी कहती। तभी तो तू सबके दिल में बसती, सबको ये भी कहती। सबके दिल में रहो, सबके दिल में रहो। सबको तुम भाओ ऐसे बनो, सबको तुम भाओ ऐसे बनो। हरदम ऐसे ही रहो, हरदम ऐसे ही रहो, हरदम ऐसे ही रहो। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। ब्रेड ने भी नहीं सोचा होगा कि उस पर इतनी खूबसूरत कविता लिखी जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव शशिकला थे मैम बड़ी एक्चुअली। लजीज कविता थी। लजीज तो प्रिय शब्द दे दिया आपने। अब मैं अच्छा नीलम जी जो, हाँ, नमस्कार। अब मैं नीलम जी जो कि कोई
परिचय की मोहताज नहीं है, उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। आज वो मन और परिंदे के ऊपर कुछ कविता सुनाना जा रही हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं उनके क्या विचार हैं। मन हमारा विचलित रहता है हमेशा और उड़ान भरना चाहता है परिंदे की तरह। चलिए नीलम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे ही सुनते हैं। बहुत धन्यवाद पल्लवी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे मन का मस्त परिंदा। मेरे जहन का वो मस्त परिंदा कहाँ रह पाता है कैद यूं अंधियारी गलियों में। जब भी उसकी सुबह होती है वो उड़ने लगता है, नीले आसमान को चूमने लगता है, बहती नदियों संग मचलता है, विशाल समंदर संग बहता है, कभी गाता है, कभी झूमता है और फिर आराम फरमाता है किसी गुलों से लदे दरख्त पर। वो देखता है वहां से कुदरत का वो मुस्कुराता रुखसार, वो कभी न खत्म होने वाली जुस्तजू, हवाओं में भरा हुआ वो जोश, और कुदरत से आशिकी कर बैठता है। जानता है वो कि कुदरत उसके दिल में है और कहीं ना कहीं वो भी है कुदरत के दिल में। सिर्फ इस ख्याल से खुश वो फिर पहुंच जाता है जहन में। अब वो खुद को कैद नहीं महसूस करता, आखिर उसके तो हर जर्रे में अब जोश की लहर है। वो इस लहर में मुझे नहला जाता है और मैं भी जुस्तजू से भरी हुई मुस्कुरा उठती हूँ। मैं भी जुस्तजू से भरी हुई मुस्कुरा उठती हूँ। बहुत सुंदर बहुत कविता। बेहतरीन बेहतरीन और बहुत इमेजरी आपकी बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। शानदार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रश्मि जी जुड़ गई हैं और वो शशिकला जी की पाक कला का भी लुत्फ उठा रही थी। हम सभी को प्रणाम भी कर रही हैं और कला के सफर का आनंद नहीं यही मिलेगा LW जी के पटल पर, ये कह रही हैं। तो रश्मि, आप भी बहुत खूबसूरत कवियत्री हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा खूबसूरत सा राउंड 1, जिसमें बड़ी बेहतरीन कविताएं पेश की गई। अब हम बढ़ते हैं राउंड 2 की ओर। और राउंड 2 में अब आप लोग देखेंगे कि कितने अलग विषयों पर हमारे कवि आपके सामने कविताएं लेकर आ रहे हैं। और आपको एक खास बात बता दूं कि ये काव्य गोष्ठी आज ही 11-12 बजे अनाउंस हुई थी और फिर से सब लोग तैयार होके आ गए हैं। तो मानना पड़ेगा आपको हमारे कवियों को और उनकी जिंदा दिली को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पुष्पा सिंह को सेकेंड राउंड में, जो कि जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्तों के बारे में अपनी कविता। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा सकारात्मक कविता सुनाती हैं जो हम लोग को प्रेरणा देती रहती है। उसी के से ओतप्रोत एक छोटी सी कोशिश है मेरी भी। जिंदगी से माँ, सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम, सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम, रहे खुशियां हमेशा जिंदगी में मान देना तुम, सुकून देना प्रभु सदा ही ज्ञान देना तुम। नहीं कोई मुसीबत हो रहे सर हाथ तेरा, नहीं कोई मुसीबत हो रहे सर हाथ नित तेरा, सहारा दे सकूं सबको यही वरदान देना तुम, सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना तुम। खिले हर फूल बागों में यही है कामना मेरी, खिले हर फूल बागों में यही है कामना मेरी, सफल हो कामना मेरी इसी का आन देना तुम, सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही आन देना ज्ञान देना तुम। दिया परमात्मा ने जो सहज स्वीकार है मुझको, दिया परमात्मा ने जो सहज स्वीकार है मुझको, यही मांगू प्रभु और प्यार का अनुदान देना तुम, सुकून देना प्रभु मुझको सदा ही ज्ञान देना।
नहीं कुछ चाह पुष्पा की, सभी कुछ पा लिया उसने। नहीं कुछ चाह पुष्पा की, सभी कुछ पा लिया उसने। समय जब अंत का आए, यही पहचान देना तुम। सुकून देना प्रभु सदा, मुझको तुम ज्ञान देना तुम। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कविता की एक लाइन बहुत खास थी, जिसमें आपने एक्सेप्टेंस की बात की है कि जो भगवान करेगा वो हमारे लिए सोच के अच्छा ही करेगा, और जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे किसी किताब की, किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। तो जो है, इस बेहतरीन कविता के लिए आपको नमन, और बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पटल पे क्या है कि हम लोग कोई राजनीतिक अथवा रिलीजियस कविताएं अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे ही मैंने कालकर आंटी से पूछा कि उनकी सेकेंड राउंड की कविता क्या है, उन्होंने तुरंत पहले तो कविता का के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया कि ये जो कविता है ये जंगल राज और प्रजातंत्र पे है, और फिर तुरंत क्लेरिफाई कर दिया कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पशु पक्षियों पे आधारित है। तो कालकर आंटी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी कविता पेश करें। जरूर। नहीं, इसमें वही बताया कि हमारा प्रजातंत्र और जंगल राज, प्राणी क्या सोचते होंगे, उनको आया हम क्या उनके बारे में सोचते। जंगल राज, प्रजातंत्र, दोनों में अंतर। हर 5 साल बाद प्रजातंत्र में चुनाव होता है। हर 5 साल बाद प्रजातंत्र में चुनाव होता है। पानी जैसा पैसा, समय, शक्ति खर्च होता है। नए नए लोगों को काम करने का मौका हाथ लगता है। कुशल, गवार, शिक्षित, अनपढ़, निरपराध, अपराधी, मेहनती, आलसी, सब धर्म, सब जाति के लोगों को अवसर मिलता है। एमपी, एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य सरकारें, देश की सरकार तक बदलती है। देश की सरकार तक बदलती है, फिर भी कहाँ सबको संतुष्टि मिलती है। जंगल में युगों से एक ही राजा है। जंगल में युगों से एक ही राजा है। वे ही कायदे कानून है। वे ही कायदे कानून है। न कहीं हड़ताल, न आंदोलन, न रैलियां है। क्या वे सब एक ही व्यवस्था से उब नहीं जाते? क्या वे सब एक ही व्यवस्था से उब नहीं जाते? क्या वहां सत्ता परिवर्तन की बातें नहीं होती होगी? क्या वहां सत्ता परिवर्तन की बातें नहीं होती होगी? क्या वहां भी दूसरों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां भी दूसरों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? बदनाम गधा, चालाक लोमड़ी, आलसी सुंदर खरगोश, भारी भरकम हाथी, जहरीला सांप, टूटी सी चिड़िया, इतनी सी चींटी, सबको कभी न कभी अपना अपना हुनर, अनुभव, तरीका दिखाने का अवसर हाथ लगना चाहिए। अपना अपना हुनर, अनुभव, तरीका दिखाने का अवसर तो हाथ लगना चाहिए, जैसे हमारे प्रजातंत्र में सबको मिलता है। जैसे हमारे प्रजातंत्र में सबको मिलता है। क्या ऐसा जंगल राज में परिवर्तन हो सकता है? क्या ऐसा जंगल राज में परिवर्तन हो सकता है? धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता कालका काकू। मुझे वो जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल याद आ गई, एनिमल फार्म। तो ये बस आपको कार्बेट पार्क में घूमने गए थे, वहां दिमाग में आ गया और लिख डाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बातों ही बातों में मुझे अचानक याद आ गई ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय क्यों याद आई? ऐश्वर्या राय का वो गाना याद आया जिसमें वो बड़े अच्छे से डांस करते हुए कहती है, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा। अब ये निम्बुड़ा कहाँ से आया? निम्बुड़ा ऐसा आया कि पल्लवी जी की अगली जो कविता है वो नींबू के अचार पे बेस्ड है। तो जो है, पल्लवी जी आपके निम्बुड़े के बारे में बताएं। जी। पहले मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी। सभी की कविताएं बहुत सुंदर हैं, और मैं अपनी कविता पर आती हूँ। ये भी एक बचपन का ही किस्सा है मेरा। जैसे पहली वाली कविता पापा की याद थी, ये मेरी मम्मी की याद है। तो नींबू का अचार। बहुत सुंदर। यादों का टिफिन जो खुला आज, यादों का टिफिन जो खुला आज, चारों ओर नींबू के अचार के खट्टे मीठे स्वाद की खुशबू एक बार फिर ताजा हो गई।
नींबू के अचार के खट्टे मीठे स्वाद की खुशबू की याद एक बार फिर ताजा हो गई। मेरी माँ रोज सुबह उठकर परोठा बनाती और नींबू का अचार डाल टिफिन मुझे पकड़ाती। कहती, आज डब्बा पूरा खत्म करके आना। जानती थी ना कि मैं खाने की चोर हूँ, मगर उसे ये भी पता था कि नींबू का खट्टा मीठा अचार देख मैं टिफिन चट कर जाऊंगी। जिंदगी की किताब के पन्ने माँ के दुलार के साथ यूं ही बढ़ते रहे। जिंदगी की किताब के पन्ने माँ के दुलार के साथ यूं ही बढ़ते रहे। और एक दिन एहसास हुआ, ना तो स्कूल रहा और ना माँ के बनाया हुआ खाना, ना माँ के बनाया हुआ अचार। ये समझने में एक लंबा अरसा लग गया कि वो महज नींबू का अचार नहीं था। वो महज नींबू का अचार नहीं था, वो माँ बेटी का खट्टा मीठा खूबसूरत रिश्ता क्या था। रिश्ता। वो महज नींबू का अचार नहीं था, पर माँ बेटी का खट्टा मीठा खूबसूरत रिश्ता था, जो समय के साथ और रचता गया। एक दिन न माँ रही और ना माँ के नींबू के अचार की सौगात। यूं तो इतने बरस बीत गए, यूं तो इतने बरस बीत गए, पर माँ की याद और उनके बनाए हुए खाने का स्वाद, माँ की याद और उनके बनाए हुए खाने का स्वाद मन में ऐसी ताजगी भर देता है मानो कल की ही बात हो। माँ के साथ बिताया समय कभी मन को गुदगुदा देता है, तो कभी उनका ना होना टीस देता है। मैंने भी एक बार नींबू का अचार डाला, यूं तो सभी ने खूब सराहना की। जब मैंने नींबू का अचार डाला तो सभी ने खूब सराहना की, पर मुझे उसमें कुछ कमी खटक रही थी। मुझे उस अचार में, नींबू के अचार में कुछ कमी खटक रही थी। उस अचार में माँ का प्यार, दुलार और आशीर्वाद जो ना था। शुक्रिया। सच, माँ की याद आते हुए ये कौन हर रुलाएगी किसी क्या की पल्लवी? नम हो जाती है, नम क्या हो करें जाती जी, मैंने अपनी मम्मी को बहुत साल पहले खो दिया था, तो अभी तक ऐसा लगता है कितनी बार मैं कविता लिखती हूँ तो मन करता है मम्मी को फोन पे बता दूं। 20 साल हो गए हैं, लेकिन ठीक है, अभी यादों के संगी जीना है तो आंखें नम होती हैं। बहुत खूबसूरत अचार अचार कविता। में तो सबको जोड़कर रखने का, मतलब परिवार में सबको जोड़ रखने का चीज होती है अचार। सब जी सीजन का अचार खाते हैं तो सब तारीफ करते हैं, ऐसा होता है। सबको हाँ जोड़कर जी, रखता बहुत है अचार। खूबसूरत कविता आपकी पल्लवी जी, और हमारे कई दर्शकगण भी जुड़ गए हैं जो आपकी कविता की सराहना कर रहे हैं। हमारे साथ शुक्रिया। फूलचंद जी जुड़े हैं, रश्मि तो तब से जुड़ी ही हैं, सुरेखा साहू जुड़ी हैं, और मेरी बुआ शोभा बुआ जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी को यहाँ पे नमस्कार। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और कविताओं के इस सिलसिले को हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हमने तरह तरह की कविताएं सुनाई भई आपको। हमारा जो ये था ना, अब इतनी खाने की बात हो गई तो जो हमारे खाने की थाल थी उसमें नींबू भी था, उसमें ब्रेड भी थी, और हमने किताबों के बारे में भी बताया, शिष्य की परम गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में भी बात किया। परंतु एक रस छूट गया, वो रस है मोहब्बत का रस, प्रेम का रस। तो डॉक्टर प्रवीण हमारे सामने लेके आ रहे हैं एक कविता, जिसका शीर्षक उन्होंने बताया है कि है प्रियतम। तो डॉक्टर प्रवीण जी, आपसे निवेदन है, अपनी कविता पेश करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और पुनः ये मौका देने के लिए। कविता का शीर्षक प्रियतम है, और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा मैम
आपने कई लोगों के नाम लिए जो मंच से जुड़े हैं, जो हम लोगों को इस समय वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उनमें मेरे पिताजी का भी नाम आपने लिया, वो भी जुड़े हुए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, फूलचंद जी। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार अंकल। तो मैम, जो कविता मैं कहने जा रहा हूँ, मेरे ग्रुप में एक बहुत ही आकाशवाणी से रिटायर्ड एक विद्वान गण जुड़े हैं। वो बहुत श्रेष्ठतम कविताएं लिखते हैं। उनके प्रत्युत्तर में मैंने ये कविता लिखी है। उनके कविता में प्रियतम शब्द था, उस प्रियतम शब्द को लेकर मैंने इस कविता की रचना की। कविता का पाठ मैं शुरू करता हूँ कि निज निलय का नव शिखर, निज निलय का नव शिखर, पल्लवित सुकुमार प्रियतम। निज निलय का नव शिखर, पल्लवित सुकुमार प्रियतम। व्यथित पग की राह विचलित, पथिक युग का संसार मारा। व्यथित पग की राह विचलित, पथिक युग का संसार मारा। नव विहान धुंध सा विगलित, नव आचार बनी गुम एक धारा। नहीं कहीं नृपराज है, नहीं कहीं नृपराज है, नहीं कहीं आज संयोग प्राचीन। विक्षोभ फिर क्यों अपकर्ष के, विक्षोभ फिर क्यों अपकर्ष के, दिखता हर ओर अधीन। अवनति की राह पर, अवनति की राह पर आरूढ़ दिखता है क्यों उच्चतम। तमस की राह कैसे कटे, क्या नहीं बताओगी प्रियतम। एक तुझसे ही लग चुकी, एक तुझसे ही लग चुकी सारी प्रत्याशा मेरी आज है। मूक होकर मौन मुखरित, मूक होकर मौन मुखरित, यही मेरा अब काम काज है। बहिर्मुखी का उन्माद सारा, बहिर्मुखी का उन्माद सारा, धूल धूसरित हुआ हर कदम। निज निलय के आकाश में ही गोता लगाना है अब प्रियतम। अब मेरी आस मुझ ही से है, अब मेरी आस मुझ ही से है। यही समझ आया है प्रियतम, यही समझ आया है प्रियतम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। आपके पिताजी ने भी आपकी कविता को बहुत सराहा है और सुरेखा ने कहा है वाह वाह क्या शब्दों का चयन है। तो हम भी यही कहेंगे कि बड़ा चुन चुन कर जो लफ्ज है आपने थाली में परोसे हैं और हम लोग को वो लफ्ज पसंद आए। प्लीज ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा कविता, दोबारा पढ़ना चाहेंगे। बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, सच में बहुत सुंदर। प्रेम यानी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, सभी श्रोताओं। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं और मैं नीलम जी को उनकी दूसरी कविता के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। जब बहुत अंधकार होता है और जीवन में कुछ सूझ नहीं रहा होता है, तो कहा जाता है कि एक रोशनी की किरण मार्गदर्शन कर देती है। वो हमको दिखा देती है किस राह पे जाना है और रोशनी को कोई पकड़ नहीं पाया है, ना कैद कर पाया है। तो चलिए सुनते हैं नीलम जी का क्या विचार है इस पर। नीलम जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद पल्लवी। एक छोटी सी कविता है, शीर्षक पल्लवी ने बताया ही, रोशनी को कैद ना कर। रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे। एहसास का तू दरिया सा बिना रोके बह जाने दे। जब बहाव होगा जहन के दरवाजे खुल जाएंगे, खुलने से उनके ख्वाब के जुगनू चमक जाएंगे। तेरे जिगर को ही नहीं सारी दुनिया को जगमगाएंगे। जो जज्बात उभर रहे उन्हें बिखर जाने दे। रोशनी को कैद ना कर, आज उसे फैल जाने दे। आज तो तुझे मैं के दायरे से भी निकलना है। आज तो तुझे मैं के दायरे से भी निकलना है। गिरे कितनी भी बार उतनी बार संभलना है।
गम की दुनिया से बाहर खुशी से कहना है, तू दिए की चमक सी बस मुस्कुराने दे, रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे। क्या बात। फुलझड़ी की चिंगारी दिल में जगानी होगी, चक्र की तरह दुनिया में जगह बनानी होगी, उसे फिर रंगोली के रंगों से सजानी होगी, अपने पैमानों को अब खुद को आजमाने दे, अपने पैमाने को अब खुद को आजमाने दे, रोशनी को कैद ना कर, आज से फैल जाने दे। वाह, खुद से जब फिर मिलेगी जानेगी आवाज फटाकों सी है, उड़ने की ताकत तुझमें परिंदों की परवाज सी है, वापस जमीन पे लौटने की तेरी फितरत सी है, आज तू अपनी ख्वाहिशों को पंख फैलाने दे, आज तू अपनी ख्वाहिशों को पंख फैलाने दे, रोशनी को कैद ना कर, उसे आज फैल जाने दे, उसे आज वाह, शानदार, आज फैल जाने दे। शानदार, शानदार मैम। नीलम जी हमेशा बहुत की शानदार। तरह, हमेशा की बहुत तरह सुंदर। सकारात्मक। और वाह, क्या बात सकार। है। तो ये थी मेरी कविता। धन्यवाद फुलचंद जी, धन्यवाद शोभा बुआ जी। तो आज की कितनी खूबसूरत थी ना काव्य गोष्ठी, पता ही नहीं चला कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई, और सब लोग खूब एंजॉय भी कर रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे, और आशा है हमारे दर्शक भी कर रहे थे, और जो बाद में देखेंगे वो भी करेंगे। तो हम ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे, और हमारे सभी कवि आपसे फिर मिलते रहेंगे किसी न किसी प्रोग्राम में। तो मैं कालकर आंटी, डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर प्रवीण और पल्लवी की ओर से आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार।